आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 और 7 होगा। 6 जो है वो हमने जो लास्ट किया था 5 सेगमेंट फ्रेड का वो, और ये बिल्कुल टोटली सेम है, इन्होंने बस एक्स्ट्रा जो है पेज बनाया हुआ है। ये वही हमने कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा था, ईगो, सुपर ईगो, एड। यहाँ पे इन्होंने बताया भी हुआ है प्राइमरी प्रोसेस, ड्रीम्स, प्लेजर प्रिंसिपल के बारे में बताया हुआ है, सुपर ईगो के बारे में बताया हुआ है। ये सारी वही चीज़ें उन्होंने दोबारा रिपीट की हुई है, डिफरेंट फॉर्म में, लेकिन लिखा गया वही है। ये हमने उसके साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पढ़े थे फ्रेड के। फिर एंजाइटी पढ़ ली थी, जो कि टाइप्स ऑफ एंजाइटी थे, रियलिस्टिक, न्यूरोटिक, मॉरल। ठीक है। रियलिटी में जो था क्या बात की गई थी कि डेंजर था इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। न्यूरोटिक में जो है फियर था ईगो के, वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। और उसके बाद हमने मॉरल में बात की थी फियर ऑफ कंसाइंस के बारे में, कॉपिंग स्टाइल्स के बारे में बात की थी हमने, डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में भी बात की थी। फिर उसके बाद जो साइको एनालिसिस की टेक्निक्स थी दो, फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस, उसके बारे में भी हमने बात की थी। फ्री एसोसिएशन भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 7 जो कि है कार्ल यूंग का। ये बायोग्राफिकल स्केच है, ये एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, वैसे इसमें से इतना आता नहीं है। यहाँ पे अब उनकी शुरू होती हैं थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स ऑफ थ्योरी। लिबिडो जो है वो ऐसा ड्राइविंग फोर्स है। अब यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले लिबिडो के बारे में बात की थी, लिबिडिनल एनर्जी के बारे में, जो कि एक ड्राइविंग फोर्स है पर्सनैलिटी का। इसमें क्या है कि इसमें बायोलॉजिकल लाइफ एनर्जी है, ठीक है, जो कि किस पे फोकस किया जाता है, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस किया जाता है। जो भी डिफरेंट प्रॉब्लम जो है अराइज होती हैं उसको देखा जाता है, ठीक है। यूंग के लिए जो लिबिडो था वो क्या था, एक क्रिएटिव लाइफ फोर्स थी, जो कि किसकी तरफ लेकर जाती है, एक साइकोलॉजिकल ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। एक इंडिविजुअल की जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ है ना, उसकी तरफ लेके जाती है, जिसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि खाना हो गया, ईटिंग हो गया, स्लीपिंग, स्टडिंग, वॉकिंग, टॉकिंग। ये सारी जो नीड्स हैं ये क्या इसमें रिक्वायर करती हैं, ये एनर्जी रिक्वायर करती हैं। और लिबिडो क्या है, ये ऐसा स्टोर हाउस है जो कि हमें सारी एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। हमारी फ़िज़िकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें साइकोलॉजिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, और स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये यूंग की बात हो रही है, ये याद रखिएगा। लेकिन फ्रेड के लिए क्या था, फ्रेड के लिए लिबिडो था उनके मेन सेक्सुअल एग्रेसिव फोर्स थी एनर्जी की। लेकिन जो यूंग था उसके लिए क्या है, लिबिडिनल एनर्जी एक लाइफ एनर्जी है। ये आपने जो डिफरेंस है ना ये ज़रूर याद रख लेना कि फ्रेड के बारे में, फ्रेड ने क्या कहा था लिबिडो के बारे में, और यूंग ने क्या कहा था। यूंग ने जो था कहा था लाइफ एनर्जी फोर्स के बारे में उसने बात की थी, उसने सिर्फ सेक्स और एग्रेशन के बारे में नहीं बात की थी। लेकिन फ्रेड ने उसके ऑपोजिट उसने सेक्स और एग्रेशन फोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात की थी। उसके बाद है इक्विवेलेंस। ये जो है प्रिंसिपल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। इसमें थर्मो का मतलब हीट होता है, डायनामिक्स का मतलब मूवमेंट होता है, जिसका जो रेफ़र करती है फ्लो ऑफ हीट के बारे में, फ्लो ऑफ हीट की तरफ। इसके अंदर क्या है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो क्या स्टेट करता है कि इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम होता है ना वो क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। और ये क्या कहलाया जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहलाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे एंट्रोपी की। अब ये जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जिसमें ये बताया गया है कि ऐसी टेंडेंसी जो कि इक्वलाइजेशन की तरफ लेके जाती है एनर्जी को विद इन अ सिस्टम, ठीक है। जैसे कि सारे कंपोनेंट्स अगर हम साइकी के ले लें, जो कि एक टेंडेंसी है टू इक्वलाइज देयर एनर्जी लेवल, ठीक है। मतलब कि एंट्रोपी से मुराद ये कि सारी जो एनर्जी की टेंडेंसीज़ है ना उसको क्या करना है, इक्वलाइज करना। जैसे कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कंपोनेंट्स हो गए साइकी की, तो वहाँ पे क्या होगा, एक एनर्जी लेवल क्रिएट होता है दो कंपोनेंट्स का कि इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना लाजमी होता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपोजिट्स के बारे में क्या है कि इसमें एक न्यूटन का लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन कि हर एक्शन जो है, हर एक्शन का क्या होता है, एक इक्वल पॉजिटिव रिएक्शन होता है, ठीक है, जो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहलाया जाता है। हीगल के लिए जो हर चीज़ थी वो क्या कैरी करती थी, निगेशन और एंथेसिस कैरी करती थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि अनकॉन्शियस जो है किसका है, ऑपोजिट है कॉन्शियस का। मतलब यहाँ ऑपोजिट्स की बात हो रही है,
ठीक है। एक अगर अनकॉन्शियस है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, कॉन्शियस है। और अगर इरेशनल है उसका ऑपोजिट क्या होगा, रैशनल। और अगर इंट्रोवर्ट है तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट। तो यहाँ पर बात हो रही है ऑपोजिट्स के बारे में। हर एक्शन जो है, हर एक्शन का क्या होता है, एक इक्वल पॉजिटिव रिएक्शन होता है, ठीक है, जो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहलाया जाता है। हीगल के लिए जो हर चीज़ थी वो क्या कैरी करती थी, निगेशन और एंथेसिस कैरी करती थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि अनकॉन्शियस जो है किसका है, ऑपोजिट है कॉन्शियस का। मतलब यहाँ ऑपोजिट्स की बात हो रही है, ठीक है। एक अगर अनकॉन्शियस है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, कॉन्शियस है। और अगर इरेशनल है उसका ऑपोजिट क्या होगा, रैशनल। और अगर इंट्रोवर्ट है तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट। तो यहाँ पर बात हो रही है ऑपोजिट्स के बारे में। ये इनकी थ्योरीज थी। अब ये जो है उसके कंपोनेंट्स आ गए। अब यहाँ बात हो रही है ईगो की। ईगो यहाँ पे क्या है, ईगो एक क्या है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, ठीक है। कॉन्शियस एक्सपीरियंस हो गया जहाँ पर हम लोग सोचते हैं, जहाँ हम लोग फील करते हैं, जहाँ हम कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, या जहाँ हम परसीव कर रहे हैं कोई चीज़, तो वो क्या हो गया, ईगो हो गया। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो हर चीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ईगो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे एवरीडे लाइफ की फंक्शंस के बारे में और एक्टिविटीज़ के बारे में। ये हमारी क्या है, हमारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी जो पर्सनल आइडेंटिटी है एज अ स्टूडेंट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी आर ड्यू टू ईगो, सही है। उसके बाद आ जाते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अब कलेक्टिव अनकॉन्शियस से क्या मुराद है, ये क्या है, एक एंसेस्ट्रल एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब ऐसी मेमोरीज़ होती हैं जो कि अनटोल्ड होती हैं और बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स को जो है होती हैं, ठीक है। और इसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, ह्यूमन हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। और ये हमारे अंदर कहाँ से होती है, पुराने बाप दादाओं से होती हैं, इनहेरिट होती हैं फ्रॉम आवर फोर फादर्स। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस कहते हैं। अब यूंग ने लेबल किए थे ऐसे एंसेस्ट्रल एक्सपीरियंस को, मतलब जो ये एक्सपीरियंस है ना, पुराने एक्सपीरियंसेस थे, एंसेस्ट्रल एक्सपीरियंस, उसको यूंग ने लेबल किया था आर्केटाइप्स को, आर्केटाइप्स के नाम से, ठीक है। अब आर्केटाइप्स क्या है, ये एक ऐसी इनहेरिटेड प्री डिस्पोजिशन है जो कि रिस्पॉन्ड करती है ऐसे वेज़ में, मतलब ऐसे एस्पेक्ट्स में ऑफ द वर्ल्ड इन द सर्टेन वेज, मतलब कि एक इनहेरिटेड डिस्पोजिशन है, ठीक है, जो कि सर्टेन वेज में हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं, क्राउनिंग प्रिंसिपल कहते हैं यूंग की थ्योरी का। और यूंग ने जो है हमें डिफरेंट जो है आर्केटाइप्स दिए थे। अब डिफरेंट आर्केटाइप्स की हम बात होगी। पहला है पर्सोना। पर्सोना का मतलब होता है मास्क। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मास्क, और वो क्या करता है, कवर करता है एक्टर्स को जो कि पहनते हैं स्टेज के ऊपर, ठीक है। ये रेफ़र करता है इंडिविजुअल की पब्लिक पर्सनैलिटी को, ठीक है। इसके अंदर बहुत पोलाइट, फुल ऑफ मैनर पब्लिक पर्सनैलिटी आती है। पर्सनल मे डिसीव अदर पीपल, इट शुड नॉट बी मिस्टेकन अच्छा यहाँ पे है कि पर्सोना और द रियल पर्सन जो क्या है, इज़ द पब्लिक पर्सोना। और रियल पर्सन क्या है, एक पब्लिक पर्सनैलिटी है, और रियल पर्सनैलिटी है जो है वो क्लोज़र है टू वन अनदर फॉर हेल्थी एडजस्टमेंट। उसके बाद एनीमा, एनीमस जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में आता है। एनीमा क्या है कि एनीमा जो है एक फ़ीमेल कंपोनेंट है मेल साइकी का, एक फ़ीमेल कंपोनेंट मेल साइकी का। इसमें क्या आता है, ऐसी एग्जिस्टेंस आती है जो कि एक्सपीरियंस करवाती है वुमेन जो है हैव हैड विद मेन ओवर सेंचुरी, दैट वुमेन हैव हैड विद मेन ओवर सेंचुरी, मतलब ऐसी चीज़ें जो वुमेन की मेन के साथ होती हैं पुरानी, मतलब काफ़ी सेंचुरीज से लेकर। अब उसमें क्या है कि उसमें ये बताया गया है कि ऐसी फैसिलिटीज़ जो वुमेन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, मतलब ये कि वुमेन को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है दूसरे जेंडर की, ठीक है। और सेकेंडली कि वो जो है एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है विद इन मेल जो कि इंटरैक्ट करते हैं विद द फीमेल, मतलब इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क विद इन विच मेल्स इंटरैक्ट विद फीमेल। मतलब कि सबसे पहले यहाँ बात हुई फीमेल कंपोनेंट जो कि एक मेल साइकी है, मेल साइकी का फीमेल कंपोनेंट है, जिसमें बात की गई है कि वुमेन का जो रिलेशन है फॉर एग्जांपल मेन के साथ ओवर सेंचुरीज़ के साथ उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है मर्दों के साथ, ठीक है। उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग है उनकी दूसरे जेंडर को लेके। और क्या होता है कि उसमें उनको इंटरेक्शन जो होती है ना मेल्स के साथ, वो भी एक चीज़ मैटर करती है, जो एक फ्रेमवर्क उनको प्रोवाइड करता है कि उनका इंटरेक्शन है तो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। एनिमल्स क्या हो गया, ये एक मैस्कुलिन कंपोनेंट है फीमेल साइकी का,
ठीक है। मैस्कुलिन कंपोनेंट, ऊपर हमने बात की फीमेल कंपोनेंट ऑफ द मेल साइकी, यहाँ पे मैस्कुलिन कंपोनेंट ऑफ द फीमेल साइकी। अब यहाँ पे क्या है कि मेल जो है उसका एक स्ट्रॉन्ग एनिमस ये है कि वो क्या करता है, वो हेल्प करता है इन द डोमेस्टिक चोर्स विद फीमेल्स आर कॉम्पिटेंट इन, मतलब कि जो घर के जो काम है ना जिसमें फीमेल्स बहुत कॉम्पिटेंट हैं, मतलब बड़ी एक्टिव है और बड़ा उनको पता होता है हर चीज़ के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि मेन जो है उसके बाद एनिमस जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, MCQs में आता है। एनीमा क्या है कि एनीमा जो है एक फ़ीमेल कंपोनेंट है मेल साइकी का, एक फ़ीमेल कंपोनेंट मेल साइकी का। इसमें क्या आता है, ऐसी एग्जिस्टेंस आती है जो कि एक्सपीरियंस करवाती है वुमेन जो है हैव हैड विद मेन ओवर सेंचुरी, दैट वुमेन हैव हैड विद मेन ओवर सेंचुरी, मतलब ऐसी चीज़ें जो वुमेन की मेन के साथ होती हैं पुरानी, मतलब काफ़ी सेंचुरीज से लेकर। अब उसमें क्या है कि उसमें ये बताया गया है कि ऐसी फैसिलिटीज़ जो वुमेन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, मतलब ये कि वुमेन को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है दूसरे जेंडर की, ठीक है। और सेकेंडली कि वो जो है एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है विद इन मेल जो कि इंटरेक्ट करते हैं विद द फीमेल, मतलब इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क विद इन विच मेल्स इंटरेक्ट विद फीमेल। मतलब कि सबसे पहले यहाँ बात हुई फीमेल कंपोनेंट जो कि एक मेल साइकी है, मेल साइकी का फीमेल कंपोनेंट है, जिसमें बात की गई है कि वुमेन का जो रिलेशन है फॉर एग्जांपल मेन के साथ ओवर सेंचुरीज़ के साथ उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है मर्दों के साथ, ठीक है। उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग है उनकी दूसरे जेंडर को लेके, और क्या होता है कि उसमें उनको इंटरेक्शन जो होती है ना मेल्स के साथ वो भी एक चीज़ मैटर करती है, जो फ्रेमवर्क उनको प्रोवाइड करता है कि उनका इंटरेक्शन है तो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। एनिमल्स क्या हो गया, ये एक मैस्कुलिन कंपोनेंट है फीमेल साइकी का, ठीक है। मैस्कुलिन कंपोनेंट, ऊपर हमने बात की फीमेल कंपोनेंट ऑफ द मेल साइकी, यहाँ पे मैस्कुलिन कंपोनेंट ऑफ द फीमेल साइकी। अब यहाँ पे क्या है कि मेल जो है उसका एक स्ट्रॉन्ग एनिमस ये है कि वो क्या करता है, वो हेल्प करता है इन द डोमेस्टिक चोर्स विद फीमेल्स आर कॉम्पिटेंट इन, मतलब कि जो घर के जो काम है ना जिसमें फीमेल्स बहुत कॉम्पिटेंट हैं, मतलब बड़ी एक्टिव हैं और बड़ा उनको पता होता है हर चीज़ के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि मेन जो है उसका स्ट्रॉन्ग एनिमस ये होता है कि वो हेल्प करता है डोमेस्टिक चोर्स में। उसके बाद है कि शैडो क्या है कि ऐसा डार्केस्ट और डीपेस्ट पार्ट है हमारी साइकी को लेकर, जिसमें एनिमल साइड आती है ह्यूमन साइकी की, जहाँ पे वर्ड शैडो जो है वो हमें क्या दिखाता है, हमें एक डेविल दिखाता है, ठीक है। एक आप अपने माइंड में बिठा लो, शैडो के नाम से एक डेविल आ गया, एक मॉन्स्टर हो गया, एक ईवल हो गया, एक डिस्ट्रक्टिव हो गया, बहुत डैमेजिंग हो गया, रिवेंजफुल साइड ऑफ यू, मतलब हमारी और मी, ठीक है। मतलब शैडो से आप लोग अपने माइंड में एक ऐसी कोई डार्क डीपेस्ट सी चीज़ कर लें कि हमारी साइकी की वो चीज़ होती है, एक हमारे अंदर का डेविल ईविल डैमेजिंग पर्सन जो होता है ना वो दिखाता है शैडो। उसके बाद है सेल्फ़ के बारे में। सेल्फ़ जो ऐसा कंपोनेंट है हमारी साइकी का जो कि हमें यूनाइट करता है, हमें हारमोनाइज़ करता है, ठीक है, और हमें इंटीग्रेट करवाता है ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ द साइकी टू वन होल, ठीक है। मतलब कि हमें एक जगह यूनाइट रखना, हमें सेल्फ़ इस्टीम पे लेके सेल्फ़ एक्चुअलाइज पर्सन बनाना, हारमोनाइज़ करवाना, ठीक है। ये प्रोसेस कब टेक प्लेस करता है, जब एक इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ़ एक्चुअलाइज होता है और अपने अचीव कर सकता है लाइफ के गोल। सेल्फ़ एक्चुअलाइज से मुराद ये है कि आप अपना फुली इन पर्सन होते हो, मतलब आपके अंदर इतना पोटेंशियल होना लाजमी होता है, आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी लाजमी होती है कि आप एक सेल्फ़ एक्चुअलाइज पर्सन कहलाए जाओ और सेल्फ़ इस्टीम आपकी हाई हो, ठीक है। और जब आप एक सेल्फ़ एक्चुअलाइज पर्सन कहलाए जाते हो तो उसका मतलब ये होता है कि आप अपने सेल्फ़ में पूरे हो, अपने सेल्फ़ में इंटीग्रेट हो, हारमोनाइज हो, और आप क्या, जब आप सेल्फ़ एक्चुअलाइज हो गए हो, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल इतना जज्बा है, तो क्या होगा कि आप अपना लाइफ का हर गोल अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हुई है सेल्फ़। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।